नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट का अनशन 5 घंटे में खत्म, कहा संघर्ष जारी रहेगा। यूपी का माफिया अतीक गुजरात के साबरमती से रवाना, उमेश पाल हत्याकांड में होगी पूछताछ। और वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में लावारिस मिला नवजात, मां बाप की तलाश जारी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अनशन शुरू करने से पहले ही बड़े पॉलिटिकल संकेत मिलने लगे हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर आज सुबह 11 बजे से सचिन पायलट मौन धारण कर धरने पर बैठ गए हैं। सचिन पायलट शाम 4 बजे तक धरना देकर गहलोत सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप की जांच की मांग कर रहे हैं। इधर धरना स्थल पर लगे पोस्टरों ने सियासी हलचल मचा दी है, क्योंकि यहां लगे पोस्टरों में राहुल सोनिया से लेकर किसी भी कांग्रेसी नेता के फोटो नहीं है, केवल महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पायलट से बातचीत करने के लिए आज दोपहर बाद जयपुर पहुंचने वाले थे। उनका ये दौरा अचानक कैंसिल हो गया है। अब वो बुधवार को जयपुर आ सकते हैं। इससे पहले पायलट ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वसुंधरा राजे के सीएम रहते हुए घोटालों पर कार्रवाई नहीं होने को मुद्दा बनाकर अनशन की घोषणा की थी। पायलट ने अनशन में समर्थक मंत्रियों और विधायकों की जगह आम समर्थकों को साथ रखा है। वहीं प्रदेश प्रभारी रंधावा ने सोमवार देर रात बयान जारी कर पायलट के इस कदम को पार्टी विरोधी बताया था। यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसे लेने यूपी की पुलिस साबरमती जेल पहुंची है। यूपी पुलिस की टीम आज फिर गुजरात की साबरमती जेल पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड केस में पूछताछ के लिए प्रयागराज लेकर आएगी। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने पहले ही कोर्ट से बी वारंट हासिल कर लिया था। इस वारंट पर कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई थी। हालांकि पुलिस ने एक पुराने मुकदमे में अतीक अहमद से जेल में पूछताछ कर बयान दर्ज करने के लिए भी कोर्ट से मंजूरी ली हुई है। जानकारी के मुताबिक बी वारंट पर पुलिस अतीक को प्रयागराज लाकर उमेश पाल मर्डर केस में उसका ज्यूडिशियल कस्टडी रिमांड बनवाएगी। इसके बाद पुलिस अपनी कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। दरअसल यूपी पुलिस अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगने की तैयारी में है। गुजरात के वडोदरा की सरकारी हॉस्पिटल एसएसजी में मृत नवजात बच्चा लावारिस मिलने पर हड़कंप मच गया है। गुजरात के वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में ओपीडी विभाग निकट से मृत नवजात बच्चा बरामद होने से प्रशासन हरकत में आ गया। मध्य गुजरात की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल एसएसजी वडोदरा में है। यहां पूरे राज्य से हजारों की संख्या में मरीज इलाज हेतु आते हैं। इसी बीच यहां घटी घटना से हड़कंप मच गया है। एसएसजी अस्पताल के ओपीडी विभाग निकट से मृत बच्चा लावारिस मिला, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चा किसका है ये जांच शुरू कर दी है। બહારથી એક દિવસનું નવજાત બાળક મરેલી હાલતમાં મળી આવેલ છે। તેને કોણ મૂકી ગયું છે, કેટલા વાગે મૂકી ગયું તે બાબતે એસએસસી હોસ્પિટલમાં લગાવેલા સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરવામાં આવી રહ્યા છે અને નવજાત બાળકની નીચે એક જે પ્લાસ્ટિકની બેગ હોય છે તેમાં ગોધરા જનરલ હોસ્પિટલનું એડ્રેસ નીકળેલું છે તે એક ટીમ તૈયાર કરી ગોધરા જનરલ હોસ્પિટલ તપાસ માટે રવાના કરવામાં આવે છે। કેટલા વાગ્યાની ઘટના છે સીસીટીવી કેમેરા એ બાબતે ચેક કરવામાં આવે છે। એના આધારે જાણ થશે કોણ મૂકી ગયું છે અને કેટલા વાગે બાળકને મૂકી ગયું છે। नर्मदा परिक्रमा में आने वाली दिक्कतों को हल करने के लिए नदी पर अस्थायी रास्ता बना दिया गया है, जिसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। नर्मदा परिक्रमा में आने वाली दिक्कतों को हल करने के लिए प्रशासन द्वारा फिलहाल नर्मदा नदी पर अस्थायी रास्ता बना दिया गया है, जिसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। गुजरात और अन्य राज्यों से आने वाले नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए राहत की खबर है। नर्मदा नदी पर बनाए गए अस्थायी रास्ते को खोल दिया गया है, जिससे परिक्रमा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को राहत पहुंची है।
प्रशासन द्वारा इस अस्थायी रास्ते का निरीक्षण किए जाने के बाद नदी पर बनाई गई सड़क को खोल दिया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन का टेंडर हासिल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टरों के बीच मारपीट और जानलेवा धमकी देने का मामला सामने आया है। वडोदरा महानगर पालिका का टेंडर नहीं भरने के लिए 2 कॉन्ट्रैक्टर ने एक कॉन्ट्रैक्टर को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की है, जिसकी शिकायत बापोआ पुलिस थाने में दर्ज की गई है। दरअसल प्रशांत मथार नामक कॉन्ट्रैक्टर महानगर पालिका में बरसाती कांस का कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। पिछले 15 सालों से वो इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बड़ोदरा के पूर्व इलाके में नवजीवन निकट वार्ड नंबर 5 कार्यालय निकट कॉन्ट्रैक्टर चंद्रकांत राजपूत और अशोक चौधरी ने प्रशांत मथार से मारपीट कर पूर्व इलाके का काम नहीं लेने की धमकी दी और टेंडर भरने पर जान से मारने की बात भी कही, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। मेडिकल साइंस कितना एडवांस हुआ है। किसी भी बीमारी का निदान जो बोलते हैं डायग्नोसिस, तो उसमें भी काफी सारा एडवांसमेंट हुआ है। जैसे आजकल बहुत सारे आधुनिक टेस्ट आ गए हैं। निदान के क्षेत्र में दूसरा जो एडवांसमेंट है दैट इज 3D अल्ट्रासाउंड। दिस इज अ मेजर एडवांसमेंट इन द फील्ड। आधुनिक मेडिकल साइंस से कितना फायदा, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर बीनर शाह से देखिए एक खास चर्चा 12 अप्रैल दोपहर 1 बजे। वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल, FB पेज, रात 9 बजे GTPL केबल, 8 बजे इन केबल और दिन भर देखिए जियो फाइबर सेटअप बॉक्स चैनल नंबर 498 और वोडाफोन, जियो और डेली हंट एप्लीकेशन पर दिन भर। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014.
छात्रों के टैलेंट और छात्रों के इनोवेशन को एक अनोखा राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान किया है गुजरात के वासद की SVIT कॉलेज ने प्रकर्ष 23 के रूप में। गुजरात के वासद की सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा 11 और 12 अप्रैल 2023 को प्रकर्ष 23 का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का आयोजन देश के मेधावी युवा छात्रों को एक मंच पर लाकर उनकी प्रतिभा को उजागर करने का है। साथ ही इस मौके पर अवंत एक्सपो जैसी नॉन टेक्निकल इवेंट भी आयोजित की गई है। राष्ट्रीय स्तर की इस इवेंट में गुजरात के अलावा अन्य राज्यों से आए हुए छात्रों ने भी हिस्सा लिया है और अपने टैलेंट को शोकेस किया है। कई स्टूडेंट ने यहां अपने स्टार्टअप भी प्रस्तुत किए हैं। पिछले 18 साल से हम लोग प्रकर्ष नाम की इवेंट एंजॉय करते हैं, मतलब टेक फेस्ट आयोजन करते हैं। इस बार थोड़ा चेंजेस किया है कि पिछले हर एक साल में टेक फेस्ट में ओनली टेक फेस्ट रखते थे। इस बार हम लोग अवंत एक्सपो, टेक फेस्ट एंड रूरल डेवलपमेंट बेस पर हमने पूरा सिस्टम किया है। जब यहाँ खड़े वहाँ ये अपना अवंत एक्सपो का है। यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपनियों को और बायर्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया है, जिससे लोगों को पता चले भाई किस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। उसके अलावा प्रकर्ष के अंदर टेक फेस्ट जो है उसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं। एक गियर बॉक्स का अरेंजमेंट वाला है, जहाँ पर गियर बॉक्स का अरेंज करते हैं। वर्टेक्स वाले जो है जो रोबोटिक्स और रॉकेट के ऊपर काम करते हैं। उसी तरह एक रूरल डेवलपमेंट, रूरल में जो प्रॉब्लम रहते हैं गटर में या लाइटिंग में या फाइनेंशियल बैक, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया गया है जो वो लोग अपने आइडिया प्रेजेंट करेंगे और जिसके बेस पर हम लोग उसको फ्यूचर में कॉलेज के थ्रू उसको बनाने का ट्राई करेंगे। तो देखा जाए तो पिछले 18 साल में हमें ये एक नया हमने स्टार्ट किया है। हम रॉकेट बनाते हैं और वो उसकी स्पेशलिटी है कि हम रीयूजिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दैट मीन्स कि हमने एक बार रॉकेट लॉन्च किया तो एक सर्टेन हाइट पर जाएगा और वहाँ से पैराशूट ओपन होगा और हम उसको सेफली लैंड करके हमको उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और हम अभी इसरो के साथ काम कर रहे हैं, लाइक हमारी बातचीत हो रही है और वी आर trying to give the rockets to the ISRO for the educational purposes, right? And here you can see the different models here, and this is in-house manufacture, and we are the incubated the SVIT Vasad, right? Where the SVIT provided the space to learn and to R&D and manufacture our rockets. Is our student from Aeronautical Engineering Department, and recently he is working with his startup called Vertix Aerospace, and he is doing wonderful job for this startup. And he is also, he is very good at his academics as well. And I am proud to say that he is the gold medalist of the 2022 exam conducted by Gujarat टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। हम लोग टीम टेकी SMS है। टेकी SMS एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, IoT, ऑटोमेशन, AI, ML ये सारे जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं उसको आसान भाषा में सिखाते हैं ताकि आप लोग अपने घर पे ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सके और उनको यूज़ करके कुछ प्रोजेक्ट्स बना सके। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी करे हैं, जैसे कि आपने एक पेटीएम साउंड बॉक्स आपने देखा होगा। हर कोई खाना खाते वक्त पेटीएम से पे करता है, बोले 10 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है। वो एक टेक्नोलॉजी है। अब वो टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है उसको हमने रिवर्स इंजीनियर किया। वही नहीं, हमने एक खुद का डिवाइस बनाया जिसको हमने नाम दिया टेकी SMS साउंड बॉक्स। ये हूबहू पेटीएम साउंड बॉक्स जैसे दिखता है और काम भी उसी तरह करता है, लेकिन ये हमने खुद अपने आप से बनाया है। उसकी सर्किट है ये। सो उसमें कौन सा कंट्रोलर लगता है, कौन सा पावर सप्लाई लगता है, कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी लगती है, ये सारी चीज़ें हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे सिखाई है ताकि कोई भी बच्चा इसको देख के अपना खुद का प्रोजेक्ट घर पे बना सकता है। सो इसी तरह हमारे पास 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट के वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर है जिसको आप देख के सीख सकते हो। ये जो ट्रैक्टर है नॉर्मली डीजल ट्रैक्टर 15 से 20 हॉर्स पावर के आ रहे हैं। आजकल क्या है, किसानों के पास ज़मीनों के टुकड़े होते जा रहे हैं छोटे छोटे, तो बड़ा ट्रैक्टर कोई अफोर्ड कर नहीं पाता। और जो पुराने तरीके से फार्मिंग करते थे, एनिमल फार्मिंग, वो भी अब कॉस्टली है घास चारे की दिक्कत की वजह से। तो ज़्यादातर छोटे किसानों रेंट पे चलाते, तो रेंट पे महंगा पड़ता है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। जो इसके छोटा ट्रैक्टर 18 हॉर्स पावर का जो डीजल ट्रैक्टर आ रहा है, सेम उसके कैटेगरी का टॉर्क जनरेट करता है। और सारे चीज़ें, रोटावेटर है, कल्टी है, प्लाव है, ट्रॉली है, सारे इक्विपमेंट इसमें लग जाते हैं। आपको कोई दूसरा इक्विपमेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मली घर पे 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और एक बार चार्ज होने पे 6 से 8 घंटा कैसा खेत का काम है उस हिसाब से 6 से 8 घंटा बैटरी बैकअप देता है।
और लिथियम बैटरी यूज की है तो 3 साल की वारंटी रहती है और 7 से 8 साल की उसकी बैटरी की लाइफ रहती है। और रनिंग कॉस्ट जो है डीजल ट्रैक्टर आप चलाओ तो 1 घंटे में 900 ml डीजल कंज्यूम करता है, यानी 80 से 90 रुपीज़ तक आपका खर्चा आता है। और इसके सामने ये आप इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर चलाओ तो एक बार चार्ज करो 4 घंटे में चार्ज हो जाता है, तो आपका नॉर्मली 30-40 रुपया जो आपका बिजली का है वो कॉस्टिंग आएगा। और 6 से 8 घंटा चलेगा तो पर आवर आपका मान लो 7 से 8 रुपये ही कॉस्टिंग आएगा, तो किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। वासद की SVIT कॉलेज में पिछले 18 सालों से ये आयोजन हो रहा है, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर किए गए आयोजन से छात्रों को बड़ा मंच मिला है, जिस पर SVIT प्रबंधन ने खुशी जताई है। यहाँ पूरे देश से विद्यार्थी आते हैं और ये टेक्निकल इवेंट्स में पार्ट लेते हैं। टेक्निकल इवेंट्स जैसे कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, शार्क टैंक, ऐसे अलग अलग टेक्निकल इवेंट्स जो होती है जहाँ स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस के हमारे कैंपस में आते हैं और बच्चों की स्टूडेंट्स की कॉम्पिटिशन्स होती है, जिससे ये पूरी इवेंट बच्चे प्लान करते हैं, पूरी इवेंट बच्चे मैनेज करते हैं और पार्टिसिपेशन भी बच्चे करते हैं। तो मैनेजमेंट से लेके उसका एग्जीक्यूशन से लेके ये इवेंट्स में बच्चे कैसे एक मोबाइल ऐप डेवलप करना है, रोबोटिक्स में कैसे रोबोट्स बनाने हैं, ऐसी सब टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं। और कुछ वर्कशॉप्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, तो उससे ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज स्टूडेंट्स लेके जाते हैं। अभी इसके साथ साथ एक अवंत EV एक्सपो भी यहाँ पे SVIT की कैंपस में चल रहा है, जहाँ शार्क टैंक, अगर आपने देखा होगा एक टीवी पे प्रोग्राम आता है जहाँ स्टार्टअप्स अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं और शार्क्स उस पर पैसे लगाते हैं। वो एक शार्क टैंक वाला इवेंट यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ बच्चे उनसे सीखेंगे कि कैसे ऐसे स्टार्टअप्स में पार्ट लेते हैं और कैसे इन्वेस्टर्स उसमें पैसे लगाते हैं। तो उसका शार्क टैंक के जो विनर्स आए वो बच्चों को गाइडेंस देंगे। तो ये 2 दिन की इवेंट चलती है और बच्चे ये दोनों दिन सुबह से शाम तक ऐसी टेक्निकल इवेंट्स में पार्ट लेते हैं। कि 18वें प्रकर्ष में हमने काफ़ी सारी नई चीज़ें लाए हैं। हमने इस बार ये जाना कि स्टार्टअप्स इकोसिस्टम एक नया ट्रेंडिंग बन गया है यूथ में। सो उसी को ध्यान में लेते हुए हम अवंत एक्सपो करके नई इवेंट लाए, जिसमें हम कई सारे EV बेस्ड, एरोस्पेस बेस्ड, मेडटेक बेस्ड स्टार्टअप्स का एग्जीबिशन किया। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स को मज़ा और इंटरेस्ट पड़े वैसे ही इवेंट्स इस बार हम लाए हैं, जैसे कि मॉडल रॉकेटरी, क्यूबसेट, AI, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जैसी कई सारी इवेंट्स लाए हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी डोमेन में कार्यरत हो। गुजरात के वडोदरा शहर के वेमाली गांव और सोसाइटी में लोगों को आ रही पानी की दिक्कत सुलझाने की पहल कॉरपोरेशन द्वारा की गई है। वडोदरा के वेमिली को कुछ सालों पहले कॉरपोरेशन में शामिल किया गया है, लेकिन यहाँ के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही थी। पिछले कई महीनों से चल रहे लगातार प्रदर्शन के बाद आखिरकार कॉरपोरेशन ने यहाँ के लोगों को 9 लाख लीटर पानी मिल सके ऐसी व्यवस्था की है। 8 महीना પછી આયા 8 મહિને 1 મહિનો પહેલા મોરચો કાઢ્યો હતો ત્યારે 7 મહિના થયા હતા। આજે 8 મહિને આજે કોર્પોરેટર દેખાય છે। આજે વેમાલી ખાતે ઘણા સમયથી સોસાયટી અને ગામજનોનું પાણી માટેનો જે પ્રશ્ન હતો, અહીંના કોર્પોરેટરશ્રી અને માનનીય સાંસદશ્રી અને મેયરની આખી ટીમ ઘણા વખતથી રજૂઆત જે ગ્રામજનોની અને સોસાયટીજનોની હતી, એની અંદર આજે પાણીનું નેટવર્ક ચાલુ કરી અને દરેક સોસાયટી અને ગામને પૂરેપૂરું પાણી મળી રહે એનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, એ જે ગામની અને સોસાયટીઓની રજૂઆત હતી એને ધ્યાને લઈ અને આજે શુભ શરૂઆત કરવામાં આવી, બદલ એમને હૃદયથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर नीलेश राठौर, स्थायी समिति चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और स्थानीय नगर सेवकों की उपस्थिति रही। माननीय मेयरश्री અને એમની ટીમને આજે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે તેમણે આજે વેમાલી ગામને પાણી મળે એના માટે આજે અહીંયાથી વાલ ઓપરેટ કરીને આ પાણી વેમાલી ગામના સંપમાં જશે અને ત્યાંથી પાણી મળશે। વહેલામ વહેલી તકે આ બાજુનું એપાર્ટમેન્ટ સોસાયટી છે એને પણ પાણી મળે એ ચિંતા આ વિસ્તારના કોર્પોરેટર અને વડોદરા શહેરના માનનીય મેયરશ્રી, ચેરમેનશ્રી, ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન, નેતા, દંડક અને કોર્પોરેશનના કમિશનરશ્રી અને એમની ટીમ દ્વારા દરેક વડોદરા શહેરનો વિસ્તારને સુવિધા મળે એ ચિંતા કરી રહ્યા છે। પ્રથમ ફેઝની અંદર વેમાલી ગામના જે 9 ફળિયા છે એમાં 3 દિવસે પાણી મળતું હતું। આજે અમે લોકોએ વેમાલી ગામમાં
પૂરતું પાણી રોજ મળી રહે એ રીતનું આજે પ્લાનિંગ થયું છે. આ જ નેટવર્કની અંદર બીજું 80% કામ પૂર્ણ થયું છે, એટલે જે 40% એરિયા છે વેમાલી વિસ્તારનો એનો બી પાણી આપવા માટેનું આ જ નેટવર્કની અંદર કામ થયેલું છે. એટલે કામ પૂર્ણ થશે પછી જેમની રજૂઆત આવશે, જે લોકોની પાણીની માગણી થશે એમને પાણી આપવામાં આવશે. બાકી રહેતો જે વિસ્તાર છે એનું પણ 12 કરોડનું ટેન્ડર મંજૂર થઈ ગયું છે પાણી બાબતનું. એટલે જેટલો બનશે એટલો વેમાલી વિસ્તારને જલ્દીથી જલ્દી પાણી આપી શકાય એવો અમારો ટ્રાય હશે. વેમાલીમાં ડ્રેનેજ માટે બી સમસ્યા હતી, તો આજે 20 કરોડના ખર્ચે વેમાલીની અંદર એસટીપી પ્લાન્ટ 13 MLDનો એસટીપી પ્લાન્ટ રેડી થઈને પડ્યો છે. એ બી 15 દિવસમાં કાર્યરત થઈ જશે. એ દિશામાં અમારું કામ હશે. फिल्मों में जिस तरह दो प्रेमियों को अलग कर दिया जाता है, कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के आरिफ और सारस के साथ हुआ. और फिल्मों में जिस तरह दो प्रेमियों का फिर एक बार मिलन होता है, कुछ ऐसा ही आरिफ और सारस के साथ भी हुआ. और तब जो मंजर सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था. उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले आरिफ और सारस के बीच के दोस्ती के किस्से तो आपने सुने ही होंगे, उनके बिछड़ने का वाकया भी पता होगा. आज एक बार फिर आरिफ अपने सारस दोस्त से मिलने कानपुर चिड़ियाघर पहुंचे. सारस का क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद आरिफ को चिड़ियाघर में जाने की इजाजत दी गई थी. जैसे ही आरिफ सारस के बाड़े के पास पहुंचे तो सारस खुशी से चहकने लगा. वो बेचैन दिखा. आरिफ ने सारस को उड़ने के लिए कहा तो वो बाड़े के अंदर ही उड़ने लगा. आरिफ और सारस के बीच कुछ मिनट की मुलाकात कराई गई. कानपुर चिड़ियाघर प्रशासन अभी सारस को बाड़े में ही रखेगा और उसके हाव भाव की निगरानी की जाएगी. जैसे ही सारस ने आरिफ को देखा वो अपनी गर्दन को हिलाते हुए और चोंच निकालते हुए अपने पंख को फड़फड़ाने लगा और बेचैन होकर इधर उधर जाने लगा, मानो कि आरिफ से मिलने की खुशी जाहिर कर रहा था. आरिफ का कहना है कि सारस मिलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन प्रोटोकॉल के चलते वहां नहीं जा सकते थे. आरिफ चाहते हैं कि सारस को किसी भी पक्षी विहार में छोड़ दिया जाए. आरिफ के साथ मौजूद सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने कहा कि सारस और आरिफ का प्रेम देखकर उनकी आंखें छलक आई. उछल के दिखाओ, उछल के, हाँ हाँ उछल के दिखाओ, हाँ उछल के दिखाओ, हाँ हाँ उछल के दिखाओ, हाँ. भैया इसका नाम क्या रखा था आपने? उछल के दिखाओ. चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, लग जाएगी. चलिए ठीक है, यहीं पर हो, आराम से खिलाएंगे. उछल के दिखाओ, उछल के दिखाओ, हाँ दूर से दौड़ के. अरे भाई गुजरात के भरूच में नर्सरी मालिक पर किए गए हमले से हड़कंप मच गया है. गुजरात के भरूच के मक्तमपुर इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें नर्सरी के मालिक पर अज्ञात शख्सों द्वारा जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग किया गया. ये फायरिंग किसने किया और किन वजहों से किया उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन घटना में घायल राम ईश्वर शाह के बेटे ने पुरानी रंजिश में ये फायरिंग हुआ होने का अनुमान लगाया है. फायरिंग में घायल 55 वर्षीय राम ईश्वर शाह के छाती और सिर के हिस्से में गंभीर चोट पहुंची है. उन्हें इलाज हेतु वडोदरा के अस्पताल लाया गया है. भरूच सी डिवीजन मामले की तफ्तीश कर रही है. मौके से पुलिस ने 4 टूटी हुई बुलेट भी बरामद कर ली है. क्या हुआ? पापा जी संदास करने जंगल में गए, वहाँ पे फायरिंग के बाद फिर फ़ोन आया पापा के वो पार्टी का, जब पापा जंगल में रो रहा है तो हम लोग दौड़ के गए देखने, तब पापा वहाँ पे गिरा हुआ था. पापा से पूछा किसने मारा, तो बोला फायरिंग गोली से हमको मारा है. हम पे यहाँ के तो देख नहीं पाए किसी को. पापा बोल रहा है मेरे जो घर पे हमला हुआ था उसी ने हमको मारा है. घर पे जो हमला हुआ था 2019 में हुआ था. वो बोला था जेल से मैं बाहर आऊँगा तो आपको कहीं पे हम मार देंगे. तो हमको डाउट वहीं पे खा रहा है उसने मारा होगा. 2 पाजर में है, एक यहाँ माथे पे है, बाँह में है. गुजरात के वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बदलने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन कल गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के हाथों प्रस्तावित है. वडोदरा शहर भाजपा का कार्यालय सयाजीगंज के मनुभाई टावर में है, जहां पार्टी के कार्यक्रम होने पर ट्रैफिक जाम की समस्या पेश आती है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कारेली बाग में बहुचराजी मंदिर निकट बनाने की शुरुआत होने जा रही है. कल 12 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल नए भाजपा कार्यालय की जगह पर भूमि पूजन करेंगे.
कारेली बाग के बहुचराजी मंदिर 3 रास्ता निकट 2500 स्क्वायर मीटर जगह में भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यालय बनाया जाएगा। फिलहाल जहां भाजपा का शहर कार्यालय है, वहां की ट्रैफिक समस्या के चलते कार्यालय को स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। गुजरात के वडोदरा के पादरा निकट एक एसटी बस हादसे का शिकार बनी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। गुजरात के वडोदरा के पादरा में बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें कारेली से जंबूसर जा रही एसटी बस हादसे का शिकार बनी। मासा रोड चौकड़ी निकट बरसाती कांस में गिरने से एसटी बस क्षतिग्रस्त हुई है। दुर्घटना में एक यात्री की मौत हुई है जबकि 15 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को पादरा के सरकारी अस्पताल में प्राथमिक इलाज दिया गया। कई मरीजों को इलाज के लिए वडोदरा के एसएसजी अस्पताल लाया गया है। જ્યારે અમારા પર કોલ આવ્યો તો અમારી 108ની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને ત્યાં જઈને જોયું તો એક માણસ ડેડ હતું અને અનેક લોકો ઇજાગ્રસ્ત હતા, જે અમે 8-10 પેશન્ટ અમે સીએચસી વડુ લઈને આવ્યા સારવાર માટે અને અહીંયાથી અમને એસએસજી આગળ ખસેડવામાં આવેલા છે અને 3 પેશન્ટ જંબુસર લઈ ગયેલ છે। विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा पर विमोचित की गई बुक सीरीज पर डिस्कशन का आयोजन किया गया। भारत के प्रखर आर्टिस्ट माने जाते राजा रवि वर्मा की 175वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, जिसके भाग रूप हाल ही में उन पर लिखी गई किताब का वडोदरा शहर में राज परिवार की उपस्थिति में विमोचन किया गया है। इस किताब को गणेश शिवस्वामी ने लिखा है। इस किताब में लिखी गई बातों पर वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में बनाए गए राजा रवि वर्मा स्टूडियो में चर्चा की गई। इस मौके पर शरण अप्पा राव, गायत्री सिन्हा और अरूपा लाहिरी समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। 175th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रवि वर्मा 29 अप्रैल आने वाली 29 अप्रैल से शुरू हो रही है। तो आज हम यहाँ पे एक बुक डिस्कशन के ऑर्गेनाइज किए थे, जहाँ अब तक की सबसे बड़ी किताब राजा रवि वर्मा पे वो लॉन्च हुई है कल पैलेस में हर हाइनेस शुभांगिनी राजे गायकवाड़ जी के हाथ से, और उसी के ऊपर डिस्कशन आज रवि वर्मा स्टूडियो में थी। तो इसमें द पार्टिसिपेंट्स वर द ऑथर, जिन्होंने किताब लिखी है, रचना की है, गणेश शिवस्वामी जी जो बहुत बड़े लॉयर है, और उनके साथ थे आर्ट क्रिटिक एंड क्यूरेटर गायत्री सिन्हा जी, और ये पूरे डिस्कशन को मॉडरेट की शरण अप्पा राव जी जो आर्ट क्रिटिक है, क्यूरेटर है, चेन्नई से आई थी। यूपी के लखनऊ में बसपा कार्यालय से बसपा सुप्रीमो मायावती ने पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में बसपा पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी, कि यहाँ के गरीबों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तथा बेरोजगारी के इस दौर में दैनिक मजदूरी करके अपना पेट पालने की योजनाओं के धन में भी कटौती व भुगतान में देरी आदि करके जो यहाँ स्थानीय रोजगारों की दुर्दशा बना दी गई है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए या निकाय स्तर पर जागरूक, योग्य व ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनने की जरूरत है, जिसमें खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों तथा अकलियतों आदि को भी अपनी अहम भूमिका निभानी होगी, जिनके कुल मिलाकर वोट यहाँ काफी ज्यादा बन जाते हैं, और इनको इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधानी बरतते हुए व खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के किसी भी दबाव व लालच आदि में न आकर अपना वोट करना है। इसके साथ ही यदि ये नगर निकाय के चुनाव सरकारी द्वेष, पक्षपात व अनुचित दखल अंदाजी आदि से मुक्त व पाक साफ होकर चुनाव की प्रक्रिया को सही से लागू करके कराए गए, तो फिर इसका चुनाव का महत्व खासकर यूपी के नगर विकास व यहाँ के लोगों की उन्नति व स्थानीय स्तर पर रोटी रोजी में भी काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन ऐसा यहाँ अब तक होता हुआ बहुत कम ही देखने को मिलता है। फिर भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सावधानी व समझदारी का सामूहिक प्रयास जारी रखना बहुत जरूरी है। यही वक्त की मांग है तथा यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का तकाजा भी है।
इसके अलावा ये भी सर्वविदित है कि विरोधी पार्टियों में भी विशेषकर भाजपा के लोग सपा राज की तरह ही इस चुनाव को किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण लेकर अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाने तथा हर प्रकार के जोड़ तोड़ आदि करने में ही लगे हैं, जिसके तहत अब यहाँ इनकी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग आपना भाजपा व आरएसएस एंड कंपनी का नया सिगुफा बनकर लोगों के सामने आ रहा है। आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा पूरा सम्मान भी करती है। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में विट्ठलगढ़ तालाब में इन दिनों विदेशी पक्षियों का डेरा देखने मिल रहा है। गुजरात के लखतर तालुका के विट्ठलगढ़ गांव के तालाब में इन दिनों विदेशी पक्षी देखने मिल रहे हैं। लोकल माइग्रेशन के वक्त कई पक्षी विट्ठलगढ़ गांव के तालाब में रुक जाते हैं। ऐसे ही कुछ पक्षी इन दिनों तालाब के आसपास देखने मिल रहे हैं। ये पक्षी कम पानी में रहते हैं, ज्यादातर तालाब के आसपास पेड़ पर घोंसला बनाकर बच्चों को जन्म देते हैं। जब तालाब में पानी सूख जाता है और उन्हें खाना नहीं मिलता, तब ये पक्षी नल सरोवर या थोर तालाब चले जाते हैं। जैसे ही बारिश आती है, ये पक्षी वापस यहीं आ जाते हैं। इन दिनों विट्ठलगढ़ के तालाब में पेरी स्टॉक, पर्पल मुरैन, जल मुर्गा, रेडलैंड लॉपविन, टिटोरी जकेन समेत के पक्षी देखने मिल रहे हैं। लखतर तालुका रेंज फॉरेस्टर मकवाना ने कहा कि जैसे जैसे तालाब में पानी सूख जाएगा, ये पक्षी भी लोकल माइग्रेशन करेंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नगर निकाय चुनाव का माहौल बना हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के उन्नाव की जनता का मूड भी चुनावी रंग पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नगर निकाय के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दल अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वही यूपी की जनता भी किसे वोट करना है, उसकी चर्चा में लगी हुई है। उन्नाव के बांगरमो में जनता को किस पर भरोसा है, ये जाना हमारे संवाददाता कौशल राज गोयल ने। हमें बस खाली काम चाहिए, बांगरमो का विकास चाहिए। और हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहनों से यही कहना चाहते हैं, जो आपको प्रत्याशी अच्छा दिखे, जिससे लगे कि हमें ये काम हो सकता है, उन्हें विजय बनाए। हम यही कहते हैं हमारे आगे जो प्रत्याशी होए, बेहतरीन हो, दमदार हो, काम कराए खूब, यही चाहते हैं। हमारा मुद्दा यही है कि नगर का विकास होना चाहिए, जो करे वही। तो यही चाहते हैं जो हमारे जो बांगरमो का विकास जिससे जो चल रहा है वो सब चलेगा, और हम वही चाहते हैं जो पुराना वही हमारा फिर से उसका वो। गुजरात के सूरत के जहांगीरपुरा में दिल्ली गए हुए परिवार के बंद घर को लुटेरों ने निशाना बनाया। गुजरात के सूरत के जहांगीरपुरा में सिंधी परिवार रहता है, जो काम के लिए दिल्ली गया हुआ था। जब परिवार घर लौटा तो पता चला कि घर में चोरी हो गई है। घर के मास्टर बेडरूम समेत के कमरों के कपाट तोड़कर नकद और चांदी के सिक्के चोरी किए गए हैं। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। ગત શુક્રવારે લગભગ અમે 8-8 વાગ્યાની આજુબાજુ ઓલા રિક્ષાવાળાને બોલાયો હતો ને અમે ઘરનો બધું જ દરવાજા બંને લોક કરીને ગયા હતા। ઘરનો મેઇન દરવાજો અને લોખંડની જાળી પૂરેપૂરું વ્યવસ્થિત રીતે લોક કરીને ફરવા ગયા હતા દિલ્હી, અને અમે પાછા આજરોજ સવારે આવ્યા છીએ સુરત। જ્યારે ઘરે આવ્યા ત્યારે જેવા અમે દાદર પરથી આવ્યા, ફર્સ્ટ ફ્લોર પર જ મારું ઘર છે, તો જેવું ઘરે આવ્યા તો લોખંડનો દરવાજો ખુલ્લો હતો
અને જે મેઇન ગેટ હતો તેને ખાલી આગળો મારેલો હતો. એટલે ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશનમાં તો અમને એવું લાગ્યું કે તાળું લગભગ તૂટી ગયું છે, પણ ધ્યાનથી જોતાં ખબર પડી કે કોઈ ચોરે બળજબરીથી પ્રવેશ કર્યો હોય અને બંને દરવાજાના નકુચા તોડી નાખ્યા હોય એવું માલુમ પડ્યું. એટલે જેવું અમે અંદર આવીને જોયું તો ખબર પડી કે અંદર માસ્ટર બેડરૂમની અંદરનો બધો સામાન વેર વિખેર હતો, એની સાથે એક બીજા રૂમનો પણ સામાન બધો વેર વિખેર હતો. ફર્સ્ટ જોતા અમને એવું ખબર પડી કે રોકડ રકમ પણ ગાયબ છે અને સાથે સાથે ચાંદીના સિક્કા પણ ગાયબ છે. રોકડ રકમની જાણકારી જ્યારે અમે વાઇફ સાથે ડિસ્કસ કરી તો ખબર પડી કે લગભગ 60 થી 70 હજાર રૂપિયા જેટલી રોકડ રકમ ગાયબ છે, જેમાં મારા છોકરાના ગુડલકમાં પણ પૈસા 8 થી 10 હજાર પડેલા હતા તે પણ એ લોકો લઈ ગયા છે. અને સાથે સાથે એ લોકોએ કબાટ આખો જે રીતે તોડ્યો છે એટલી ભયંકર રીતે તોડી દીધો છે કે રિપેર કરાવવાનો પણ મારા પર બીજો ખર્ચો આવી જશે. લગભગ 8 જેટલા સિક્કા છે. અગર એ લોકોની કિંમત અગર ગણીએ તો આજની તારીખમાં લગભગ વધારે તો નહીં પણ 8 થી 10 હજાર જેટલી કિંમત હશે. यूपी के लखनऊ से AIMIM के नेता आसिम वकार ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि सारस से दोस्ती दिखाने वाले अखिलेश यादव ने अगर आजम खान से दोस्ती दिखाई होती तो नतीजा कुछ और होता. आज फिर अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर और फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दी सारस को रिहाई के लिए, सारस की रिहाई के लिए, और एक बहुत बढ़िया शेर भी लिख दिया. मैं तो देख रहा हूँ इधर लगभग 45 दिन में करीब 25-30 बार ट्विटर और फेसबुक पर अखिलेश यादव जी ने सारस की मोहब्बत में और सारस की रिहाई के लिए अपने ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की हैं और सरकार पे दबाव बनाया. लेकिन अफसोस इस बात का है कि सारस से जितनी मोहब्बत अखिलेश जी को हो गई है, जितनी मोहब्बत सारस से दिखा रहे हैं, अगर इतनी मोहब्बत जनाब आजम खान साहब से दिखाई होती तो आज आजम खान साहब और उनके परिवार की जो दुर्दशा हुई है वो दुर्दशा न हुई होती. अफसोस इस बात का भी है कि सारस के लिए 45 दिन में करीब 25, 28, 30 पोस्ट अखिलेश यादव जी डाल रहे हैं और आजम खान साहब के लिए अगर इसकी 10% भी पोस्ट कर दी होती तो आजम खान साहब और उनके बेटे की विधानसभा की सदस्यता ना गई होती और शायद उनको जेल से रिहा भी कर दिया गया होता, उनके केस भी कम हो गए होते. अफसोस देखिए कि जैसे ही सारस को चिड़ियाघर लेके गए कैद में, अखिलेश जी सारस से मिलने फौरन पहुंच गए. वो आजम खान साहब से जेल मिलने के लिए 2 साल लग गए और सारस से मिलने के लिए फौरन. सारस की मोहब्बत और आजम खान की मोहब्बत अब अंदाज़ा आप लोग खुद लगा लीजिए. और मुझे तो एक बात का और डर है कि कहीं किसी दिन ऐसा ना हो कि जो मोहब्बत इतनी दिखाई जा रही है सारस से, कहीं किसी दिन योगी जी 11 सारस, 11 मुर्गियां और 11 बत्तखें कहीं अखिलेश जी को गिफ्ट ना कर दें. लेकिन मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूं कि क्या जितनी पोस्ट सारस की रिहाई के लिए हो रही हैं, क्या इतनी ही शदीद मोहब्बत के साथ आजम खान के लिए आप समाजवादी पार्टी वाले लोगों ने लड़ाई लड़ी? क्या इतनी पोस्ट की? नहीं की तो क्यों नहीं की? गुजरात के सुरेंद्रनगर के धांगध्रा में सांप निकलने की घटनाएं लगातार घट रही है. एक ऐसी ही घटना में कोबरा को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. गुजरात के सुरेंद्रनगर के धांगध्रा के हड़वद रोड पर पूर्व विधायक हीरा पटेल के जिन में जहरीला कोबरा सांप देखे जाने से हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दी गई. उन्होंने फौरन मौके पर पहुंचकर कोबरा को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया. इसी जगह पर शाम को फिर एक बार मजदूरों ने सांप भी देखा, लेकिन ये सांप जहरीला नहीं था. इस सांप को भी रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने पकड़कर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया है. गुजरात के साबरकांठा के विजयनगर के द्रड़वाव में आग के बाद गैस सिलेंडर फटने से बड़ी दुर्घटना घटी है. साबरकांठा जिला के विजयनगर के द्रड़वाव के एक घर में खाना बनाते वक्त अचानक आग लग गई और आग के चलते सिलेंडर ब्लास्ट होने से घर में बड़ा नुकसान हुआ है. अच्छी बात यह है कि मामले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन किसान बहादुर डामोर को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है. उनकी 13 साल की बेटी घर में खाना बना रही थी, उस दौरान ये हादसा हुआ.
बेटी तो फौरन घर से बाहर निकल गई, लेकिन आग ने देखते ही देखते घर को अपनी चपेट में ले लिया और इसी आग में सिलेंडर ब्लास्ट से पूरा गांव दहशत में आ गया। घंटों तक पानी डालकर ग्रामजनों द्वारा आग बुझाई गई। इस दुर्घटना में परिवार को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। गरीब किसान परिवार के साथ घटी दुर्घटना से किसान परिवार पर आसमान टूट पड़ा है। गुजरात के वडोदरा के करजण में फिर एक बार एपीएमसी में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कायम होने जा रही है। गुजरात के वडोदरा जिला के करजण में एपीएमसी के सदस्यों का चुनाव 17 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले ही एपीएमसी में भाजपा की सत्ता निश्चित हो गई है। चुनाव के लिए उम्मीदवारी पत्र भरे गए थे, लेकिन आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख पर कुछ सदस्य निर्विरोध जीते हैं। भाजपा सरकारी खरीद बिक्री संघ के व्यापारी विभाग में सीट निर्विरोध होने से भाजपा तालुका अध्यक्ष जयदीप सिंह चौहान समेत की पैनल निर्विरोध घोषित की गई है। इस मौके पर समर्थकों द्वारा मिठाई खिलाकर खुशी मनाई गई। आजकल बीमारियां तरह तरह की हैं। छोटी मोटी बीमारियां तो होती ही रहती है, लेकिन बड़ी बीमारियां भी अब काफी आम हो गई है। मैं बात कर रही हूँ कैंसर जैसी बीमारी भी अब हमारे आसपास के लोगों में होने लगी है। फ्रिक्वेंटली आप सुनते हैं कि उन्हें कैंसर हो गया, उनकी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है। और ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ डे की सीरीज में कैंसर पे हमने काफी कॉन्सेंट्रेट किया है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आप जानते हैं 7 अप्रैल से वर्ल्ड हेल्थ डे पर एक खास अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। अलग अलग बीमारियों पर, उनकी ट्रीटमेंट पर, डायग्नोसिस और कैसे बचा जाए, इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आज जो कैंसर सबसे ज्यादा होता है उन्हीं में से एक ब्लड कैंसर पर बात होने वाली है। और चर्चा के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा भाटवाड़ीकर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सीमा मैम को वडोदरा शहर जानता है, 2006 से कार्यरत हैं और हेमेटो ऑन्कोलॉजी केयर सेंटर जेतलपुर रोड पर है, वहां अपनी सेवाएं देती है। भाईलाल अमीन में सालों से अपनी सेवाएं दे रही है और वडोदरा शहर के कई पेशेंट जो ब्लड कैंसर और अन्य कैंसर जैसी बीमारियों से जूझते हैं, उनके ट्रीटमेंट में हमेशा उनका योगदान रहा है। आज ब्लड कैंसर पर जब बात हो रही है, अर्ली सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और कैसे बचा जा सकता है, अर्ली डायग्नोस से कैसे जल्द से जल्द इस बीमारी से निजात मिले, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहला सवाल, ब्लड कैंसर दूसरे कैंसर से अलग कैसे होता है? मैम, सबसे पहला सवाल यही मन में आता है, कैंसर बहुत सारे टाइप्स के अब हो गए हैं जी, ब्लड कैंसर दूसरे कैंसर से अलग कैसे हैं, क्योंकि इसका रिस्क फैक्टर बहुत है। जी, ब्लड कैंसर दूसरे कैंसर से अलग ऐसे है कि जिस तरह से हमको अलग अलग अवयवों के नाम मालूम है, लंग है, किडनी है, ब्रेन है, तो वहाँ पे जब कैंसर सेल आते हैं तो हम उसको बोलते हैं लंग कैंसर, किडनी कैंसर, ब्रेन कैंसर। ब्लड भी हमारे शरीर में एक तरह का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, एक ऑर्गन है। ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के जो कैंसर होते हैं उसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। और ये कैंसर आइदर लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स या बोन मैरो से उसमें से खराब सेल्स निकलने के कारण, कैंसर के सेल्स निकलने के कारण होते हैं। जी, और सबसे पहला सवाल फिर अब आपके जवाब से यही मन में आ रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं ब्लड कैंसर, तो क्या क्या टाइप्स हैं? मोटे भाग में यदि हम उसको डिवाइड करें तो 3 तरह के ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और माइलोमा। जी, आपने ल्यूकेमिया की बात की, तो ल्यूकेमिया पर थोड़ा सा और जानना मैं ज़रूर चाहूँगी। कितने प्रकार के होते हैं मैम, और अर्ली डायग्नोस कैसे किया जा सकता है ल्यूकेमिया को? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ल्यूकीमिया को सब लोग सोचते हैं कि वही एक है कि जो ब्लड कैंसर है, पर ये एक प्रकार का जो 3 प्रकार के हैं उसमें से ये पहला प्रकार है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया 2 प्रकार के ब्रॉडली स्पीकिंग है, एक्यूट और क्रॉनिक। जी, एक्यूट का मतलब जो 5, 10, 15 दिन में ही हुआ। 15 दिन पहले पेशेंट एकदम ठीक था और एकदम से उसको ब्लड में कैंसर सेल्स आए बोन मैरो में से, तो वो एक्यूट ल्यूकीमिया बोलते हैं। और एक्यूट ल्यूकीमिया मैं कहती हूँ इट्स लाइक एक्सीडेंट, क्योंकि वो पेशेंट को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि कल परसों या पिछले हफ्ते तो मैं ठीक था, मैंने ये भी किया, वो भी एक्सकर्शन पे गया, यहाँ घूमने गया, पार्टी करी, और अभी मैं आज एकदम बीमार क्यों पड़ा। तो ये डायग्नोसिस एक्सेप्ट लोग बहुत कम करते हैं जब एक्यूट ल्यूकीमिया होता है, क्योंकि वो सडन ऑनसेट रहता है। ओके।
दूसरा है क्रॉनिक ल्यूकीमिया। वो लोग एक्सेप्ट धीरे धीरे कर लेते हैं क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे आज डायग्नोज हुआ क्रॉनिक ल्यूकीमिया, तो उसके कारण पेशेंट को इमीडिएटली कुछ नहीं होता है क्योंकि वो बहुत दिनों तक स्टेज 0 पे या ऐसा रहे कि जिसमें पेशेंट्स की हालत में बहुत ख़राबी ना आए, पर उनको कुछ ट्रीटमेंट दिए जाए तो उनकी लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल जैसे हो सकती है। तो एक्यूट एंड क्रॉनिक, तो जैसे आपने पूछा मुझे कि अर्ली डायग्नोसिस कैसा होगा, तो अर्ली डायग्नोसिस में एक्चुअली एक्यूट ल्यूकीमिया वो प्रेजेंट करते हैं बहुत ही एक्यूट सिम्टम्स, सिंपल जो अपने वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स रहते हैं। अच्छा। फीवर आया, वॉमिटिंग हुआ, ठीक नहीं लग रहा है, खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, उसके बाद फिजिशियन के पास पेशेंट गया या फैमिली फिजिशियन के पास, रिपोर्ट्स हुए, उसमें शायद पहले दूसरे दिन कुछ ना आए और सिंपल दवाई दी जाए, और उससे यदि ठीक ना लगे पेशेंट को तो डेफिनेटली 4-5 दिन तक फीवर परसिस्टेंट रहा, वॉमिटिंग रही, लूज मोशन रहे, खांसी रही जो ठीक नहीं हो रही है यूजुअल एंटीबायोटिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट से, तो डेफिनेटली CBC करके बहुत ही सिंपल टेस्ट है। और ये टेस्ट मुझे नहीं लगता है कि 200-250 रुपये से ज़्यादा में होता है। पेरिफेरल स्मीयर के साथ में ये रिपोर्ट हम कराएं तो इवन हम नॉर्मल काउंट पे कैंसर के कण पकड़ सकते हैं। जैसे कि अर्ली डायग्नोज में आपने देखा होगा कि इवन सॉलिड ऑर्गन कैंसर में अर्ली डायग्नोज होता है तो ठीक होने की संभावना अच्छी होती है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस में प्लेटलेट कम होना या इन्फेक्शन होना ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, तो उसके कारण पेशेंट को टाइम टू टाइम बहुत अच्छे से दवा हो जाती है और उनका क्योर रेट बहुत अच्छा होता है। ल्यूकेमिया की बात हो रही है और एक टाइप की मैम ने ज़रूर बात की थी, उस पर भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, लिम्फोमा। मैम इसके क्या क्या प्रकार हैं और किस तरह से इसे अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, ये क्या है? सो लिम्फोमा ये एक तरह की बीमारी ऐसी है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी ब्लड का ही एक प्रकार है, लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, तो उसके कारण उसके लक्षण थोड़े अलग होते हैं, और अलग तो है पर वो टीबी या किसी इन्फेक्शन के साथ ज़्यादा मिलते जुलते हैं। मतलब कई बार पेशेंट्स को बुखार कंटिन्यूअस, शायद जैसे मैंने ल्यूकीमिया में बताया एक्यूट कि वो सडन होता है, या क्रॉनिक सालों साल चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। लिम्फोमा में महीना, 2 महीना, 3 महीने या 4 महीने का कंप्लेंट रहता है, और उसमें बेसिकली पेशेंट कंप्लेंट करता है मुझे बुखार आ रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है, और रात को ही बेसिकली बुखार आता है, या जब मैं सोता हूँ तो मुझे पसीना होता है, वजन कम हो गया है, भूख नहीं लग रही है। अभी ये 3 लक्षण जो है, बुखार आना, भूख नहीं लग रही है और वजन कम होना, ये हम टीबी में बहुत कॉमन देखते हैं। और यदि इस तरह का लक्षण लेके पेशेंट पहुंचे डॉक्टर के पास तो डेफिनेटली टीबी रूल आउट करना चाहिए, क्योंकि टीबी इज वेरी कॉमन देन लिम्फोमा। तो यदि लिम्फोमा, यदि टीबी रूल आउट हो जाता है तो उसमें लिम्फोमा डेफिनेटली रूल आउट करना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स है और उनको तरह तरह के, जैसे टीबी में भी गांठ आ सकती है, गर्दन में गांठ आ सकती है, बगल में आ सकती है, जांग में आ सकती है, पेट में आ सकती है, पेट में लीवर या स्प्लीन का साइज बढ़ सकता है, ऐसे ये सभी लक्षण टीबी के होते हैं। पेशेंट को यदि टीबी की इलाज होता है, महीना भर हो गया, 2 महीने हो गया, पेशेंट को ठीक नहीं लग रहा है, तो उसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि यदि टीबी का डायग्नोसिस हो करना है तो वो भी हिस्टोपैथोलॉजिकल, मतलब टीबी का आप बोल रहे हैं कि पेशेंट को टीबी है, तो पेशेंट को मना नहीं करना चाहिए कि मैं रिपोर्ट नहीं करवाता हूँ, डॉक्टर आप ट्रीटमेंट दे दो। कई बार ऐसा होता है, मे बी कॉस्ट के कारण या सोशल रीजन के कारण पेशेंट मना करता है कि ये गांठ का आप बायोप्सी मत कराओ, आप ऐसे ही, क्योंकि बायोप्सी कराएंगे ना तो पेशेंट बहुत परेशान हो जाएगा। लोग डरते हैं हाँ, कि हमें कहीं कैंसर ही ना निकल जाए तो हम उसके कारण वो ज़्यादा अधमरा हो जाएगा, तो आप बायोप्सी के बिना डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट दे दो, फिर अपन देखेंगे। तो कई बार डॉक्टर भी सोचता है कि भाई पेशेंट भी इतना बेचारा परेशान हो रहा है, साइकोलॉजिकली अफेक्टेड है, चलो टीबी का ट्रीटमेंट देते हैं। पर मेरी ये विनती है लोगों के साथ कि आप इस तरह की रिक्वेस्ट डॉक्टर को मत कर, उनको आप खुला हाथ दो। टीबी और कैंसर 2 बीमारियों में अंतर ही इतना बड़ा है। टीबी हमें लगता है कि ठीक हो ही जाएगा, लेकिन कैंसर के लिए अभी भी वो मन में है कि ठीक नहीं होगा, तो शायद ये अफेक्ट करता होगा पेशेंट को। लेकिन मैम ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि दोनों ही चीजें एक ही पीरियड में, बल्कि कैंसर शायद कम पीरियड में भी ठीक हो सकता है। तो आप जरूर लिम्फोमा की जांच करवाएं
आगे का जो टाइप बताया था मैम ने, उस पर भी जरूर बात कर लेते हैं। माइलोमा ब्लड कैंसर, मैम इसके लक्षण क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सो माइलोमा थोड़ा डिफरेंट है ल्यूकीमिया और लिम्फोमा से। ये भी एक तरह का क्रॉनिक बीमारी है, क्रॉनिक हो जाती है क्योंकि वो डायग्नोज नहीं होता है। उसके लक्षण भी, क्योंकि बहुत, जैसे मैंने बोला लिम्फोमा के लक्षण बहुत टीबी से मिलते जुलते हैं, माइलोमा ये एल्डरली लोगों में होता है, 60 प्लस लोगों में। तो अभी आप 60 प्लस लोगों के दिनचर्या या उनके कंप्लेंट्स सुने तो यूजुअल उनके कंप्लेंट्स रहते हैं कि टायर्डनेस है, वीकनेस लग रहा है, बैकएक हो रहा है। बैकएक में बोलती हूँ मोर देन 50% लोग बोलते हैं बैकएक हो रहा है, बोन पेन हो रहा है, टायर्डनेस हो रही है, और इसको हम इग्नोर करते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा बैकएक हुआ तो चलो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास चले जाओ, थोड़ी बहुत पेन किलर ले लो। उसमें केवल प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं तो अगेन डॉक्टर ये लिख के देता है कि ये ठीक नहीं हुआ था, आप वापस आओ। पर कई बार पेशेंट सोचते हैं पेन किलर दिए, थोड़ा ठीक लगा, पर उसके बाद जब वापस आया तो फिर क्यों जाने का, एक बार तो हमने ले ली पेन किलर, ठीक नहीं हो रहा है, जान दो, नहीं जाते। ऐसा नहीं है। और जब वो दर्द होता है वही दवा चलो हम यही दवाई ले लेते हैं। ऐसे करते करते आप बिलीव नहीं करेंगे, कई लोग साल 2 साल निकाल लेते हैं। अच्छा। उसके कारण जो कैंसर हम अर्ली पकड़ सकते थे वो हम 2 साल बाद पकड़ते हैं। तो माइलोमा जब इनिशियल पीरियड में पकड़ाई में आता है, उसमें केवल बोन पेन, एनीमिया भी कैसा आपने देखा कि एल्डरली लोगों में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि उनका खाना पीना वो कम कर देते हैं। कभी कभी अरुचि होती है या कभी नहीं अच्छा लग रहा है, ये अच्छा डाइजेशन नहीं हो रहा है, इस कारण से सब एनीमिया को दे एक्सेप्टेड एज अ ये रूटीन है, इसमें बहुत चिंता नहीं करनी है। यदि मैं माइलोमा हुआ और मैं 1-2 महीने के अंदर डायग्नोज करती हूँ तो मैं पेशेंट को पूरा बीमारी के फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती हूँ। सो माइलोमा में भले ही हमें मालूम है कि माइलोमा ये एक तरह का, जैसे ल्यूकीमिया और लिम्फोमा है ना, क्यूरेबल बोलते हैं हम, ट्रीटमेंट दी क्योर हो गया। केवल 8-10-15% लोग होंगे शायद, या मैक्सिमम 20% की जिसमें रिलैप्स या रिफ्रैक्टरी हो। पर माइलोमा में हम क्योर ये वर्ड यूज नहीं करते, क्योंकि माइलोमा में ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि इंडिया में, पर वर्ल्ड में कहीं भी पे आप ट्रीटमेंट करवा लो, गुड कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल हो जाएगा और कंट्रोल होने के बाद कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कभी चालू रहेगा, कभी बंद रहेगा। तो माइलोमा में एक बार अच्छा होने के बाद, अभी मैं अच्छा हो गया, अभी मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस फॉलोअप से आप आपके सब ऑर्गन्स को बचाए रख सकते हैं, बोन्स को, किडनी को, बोन मैरो को। ये है कि थोड़ी मेहनत रहती है कि आपको कभी 3 महीने में या 6 महीने में फॉलोअप लगा तो वो करके जो भी मेंटेनेंस की ट्रीटमेंट है, वो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट कई बार केवल टैबलेट्स रहती है, पर वो लेके यदि हमारे ऑर्गन्स बच सकते हैं, प्रिवेंट हो सकता है उनका डैमेज, तो वो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, सोचिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं कि आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, छोटी मोटी चीज़ें, एनीमिया। आजकल तो हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें पोषण की बहुत कमी होती है, और ऐसे में एनीमिया हमको तो आम लगता है, लेकिन वो बड़ी बीमारी में तब्दील हो सकता है। ना सिर्फ कैंसर, आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है। मुझे तो सुन के भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें इतनी खतरनाक लग रही है, लेकिन मेडिकल साइंस के पास सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और ऐसे में डरना नहीं चाहिए। अगर कुछ होता है तो हमें खुद को, हमारे परिवार में अगर किसी को हुआ है, रिश्तेदारों में किसी को हुआ है, तो ट्रीटमेंट अच्छे से लें, सब कुछ क्योरेबल दिख रहा है। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ती हूँ। मैम, आपने रिलैप्स केसेस के बारे में अभी बात की थी, हाई रिस्क पेशेंट भी होते हैं कई बार, क्या उनके लिए भी कैंसर की कोई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार पेशेंट्स को इसके कारण भी डर लगता है कि भाई हमारा तो कैंसर आ गया, या तो हमारा रिलैप्स हो जाएगा, या रिफ्रैक्टरी का हम कीमो लेने के बाद भी, क्योंकि 1-2 केसेस शायद उनके सुनने में भी आए ऐसे कि ये पेशेंट को तो इतनी लंबी दवा दी थी, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, इस पेशेंट को तो ऐसा हुआ था, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। ऐसे हो सकते हैं, पर नेवर कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंज। सबकी केस हिस्ट्री अलग होती है, सबकी केस अलग है, डायग्नोसिस अलग है। डायग्नोसिस सेम भी हो तो तुम सबके बॉडी अलग अलग है, राइट। उनको कीमो एक्सेप्ट करने का और उसको रिस्पॉन्स देने का क्षमता अलग अलग है। किसी की कोमोर्बिडिटी है, किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज है, और उसके साथ हम कीमो दे रहे हैं, और कोई एकदम यंग हट्टा कट्टा है उसको दे रहे, हमारे रिस्पॉन्स अलग आ सकते हैं, राइट। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि 10-15% लोगों में जो हाई रिस्क है, उन लोगों में हमारी बीमारी वापस आए, या हम जो स्टैंडर्ड रिस्क अपफ्रंट
ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको हमको रिस्पांस ना आए, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंस जैसे आपने बोला बराबर है, वो दिन पे दिन प्रगति कर रहा है, नॉट ओनली डायग्नोस्टिक बट ट्रीटमेंट में भी जी। सो इतने ज़्यादा टारगेटेड थेरेपीज़ और अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आ गई है कि ये रिफ्रैक्टरी और रिलैप्स केसेस में टारगेटेड थेरेपीज़ के अलावा ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये आ गए हैं। जैसे ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट हम लिम्फोमा और माइलोमा के लिए करते हैं, ल्यूकीमिया के लिए एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते हैं। सो ये कोई अभी ऐसा नया शब्द और वो केवल वेस्टर्न कंट्रीज में होता है ऐसा नहीं है, ये इंडिया में भी होता है। इंडिया में आप पूछो तो हमारी इंडियन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री है और उसमें इंडिया के मोर देन 150 सेंटर्स एनरोल्ड है, और मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि बड़ौदा भी उसमें से एक सेंटर है। तो बेझिझक यदि आपको ऐसे कोई भी तकलीफ हो तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट फिजिशियन को मिलना चाहिए, वो जरूर रास्ता निकालेंगे। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट का अर्थ ये होता है कि पेशेंट को पहले बीमारी को हाई डोज कीमो दे के और या टारगेटेड डोज दे के उनकी बीमारी कंट्रोल में लाई जाती है, और नॉर्मल कंडीशन में स्टेम सेल निकाल के एंड देन ट्रांसप्लांट किया जाता है, वही स्टेम सेल यूज किए जाते हैं। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में भाई या बहन का स्टेम सेल जो मैच है, जिस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन ब्लड ग्रुप मैचिंग के साथ करते हैं, एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में ट्रांसप्लांट के लिए जो स्टेम सेल लिए जाते हैं वो स्टेम सेल मैच करके देते हैं, तो मैच है तो दिए जा सकते हैं। और ट्रांसप्लांट इज़ अ मिसनॉमर, मतलब वो ट्रांसप्लांट ये शब्द के कारण भी कई लोग डरते कि अभी बहुत बड़ी सर्जरी होगी। सर्जरी नहीं है, वो मेडिकल ट्रीटमेंट है जी। और सभी चीज़ें हम स्टेम सेल भी ब्लड में से ही निकालते हैं, और ट्रांसफ्यूजन भी लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिस तरह से हम देते हैं उसी तरह से स्टेम सेल इन्फ्यूजन होता है। तो उसमें भले ही ट्रांसप्लांट ये वर्ड आए, ट्रांसप्लांट इसलिए बोलते हैं कि स्टेम सेल निकाल के हमने बॉडी में डाला, तो एक अवयव स्टेम सेल इज़ वन टाइप ऑफ टिश्यू, तो वो निकाल के हमने दिया, इसलिए उसको ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बट दैट डजंट मीन कि उसमें कोई बड़ी सर्जरी है, हालांकि बहुत सिंपल भी नहीं है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ स्किल्स, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड स्टाफ और डेडिकेटेड आपको ट्रांसप्लांट रूम, मतलब हिपा फिल्टर रूम, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन, ब्लीडिंग से प्रिवेंशन, ये सब चीज़ें हैं। पर ये सभी चीज़ें अब संभव है नॉट ओनली आउटसाइड इंडिया, इन बड़ौदा। सो मैसेज केवल यही है कि डरना नहीं है, जो भी कुछ है उनको हमें पार करना है जी। डर के आगे जीत है। कैंसर के लिए अब यह संभव है कि डर के आगे जीत है, और सीमा मैम यही बता रहे हैं कि ब्लड कैंसर भी कम्प्लीटली क्योरेबल है बहुत सारे केसेस में। शर्त सिर्फ यही है कि उसका डायग्नोस अर्ली होना चाहिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और ब्लड कैंसर पर इतनी अच्छी बातें हमें बताई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ डे की सीरीज चल रही है, अलग अलग बीमारियों पर, उनके निदान पर, उनके ट्रीटमेंट पर बात हो रही है, इसलिए मैं कहती हूँ जरूर देखते रहें VNM TV। यूट्यूब चैनल है, अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे चर्चा होते हैं। यूट्यूब चैनल पर तो आप हमें देखते ही हैं, साथ ही फेसबुक पर अगर देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिए, ये बातें सारे लोगों तक पहुंचना जरूरी है। OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन TV, जियो TV, और अब तो जियो TV फाइबर 498 नंबर का चैनल है, जहां 24 घंटे आप VNM TV को देख सकते हैं। VNM TV जरूर देखते रहे। नमस्कार।